चुनावी बॉन्ड योजना का खाका पूरे देश के सामने आ चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सारे अपनी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। और मीडिया में, खासकर डिजिटल मीडिया में, एक तरह से कहें तो किसने बॉन्ड खरीदा और किसके लिए खरीदा, इन सब का बही खाता देश के सामने रख दिया। एक आरोप जो निकल कर के आ रहा है कि क्विड प्रो को, मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल सरकारी काम-काज करने के लिए, काम का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, या अपने ऊपर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ की जो कार्रवाई हो रही थी उसको रोकने के लिए ऐसा दावा किया गया है, ऐसा आरोप लगाया गया है कि उसके लिए भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तमिलनाडु में इंटरव्यू में कहा टेलीविज़न चैनल को कि हमारे इस स्कीम के बाद ही मालूम चल पाया है कि कौन बॉन्ड खरीद रहा है और किसको दे रहा है। नहीं तो पहले, आज से पहले जो चुनाव होते थे 2019 से पहले, उसमें कौन चंदा दे रहा है, किस मकसद से दे रहा है, किस पार्टी को चंदा मिल रहा है, ये मालूम भी नहीं होता था। अमित शाह ने भी एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा कि ब्लैक मनी को रोकने का एक बहुत बड़ा जरिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये पूरा का पूरा स्कीम असंवैधानिक है और इसलिए इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्या चुनाव बिना कॉर्पोरेट फंडिंग से पैसे लिए संभव है? ऐसा लगता है कि संभव है। बिहार के अंदर में सीपीआई-एमएल एक छोटी-सी पार्टी है, लेकिन विपक्ष का जो गुट है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एंड इंक्लूसिव अलायंस, उसका हिस्सेदारी वो करता है बिहार और झारखंड में। बिहार में 3 लोकसभा सीट पर सीपीआई-एमएल चुनाव लड़ रहा है और झारखंड में 1 कोडरमा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहा है। बिहार में नवादा, आरा और काराकाट, ये 3 लोकसभा सीट पर सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार 2024 के लोकसभा चुनाव में होंगे। सीपीआई-एमएल के जो उम्मीदवार लोकसभा में हैं, वो हर घर में जाकर के ₹20 प्रत्येक परिवार से माँग रहे हैं। ₹20 एक घर से। और इस तरह से जो पैसे इकट्ठा हो रहे हैं, उस पैसे का खर्च वो अपने चुनाव में होने वाले जो कार्रवाई है, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनकी, उसके ऊपर करेंगे। और उनके पार्टी का कहना है कि इस तरह से बिना किसी कंपनियों से पैसा लिए, बिना किसी कॉर्पोरेट फंडिंग लिए, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी जो राजनीति है, वो साफ-सुथरी रहेगी और उसमें किसी कॉर्पोरेट का दखल-अंदाज़ी नहीं होगा। पूरे विश्व स्तर पर देखें तो कॉर्पोरेट फंडिंग चुनाव में एक आम सी बात है। अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे तो जून के महीने में वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और आज के तारीख में जो रिपब्लिकन पार्टी है और जो डेमोक्रेट्स हैं, वो फंड रेजिंग करते हैं चुनाव से पहले। और उस फंड रेजिंग में जो बिलियनॉयर्स होते हैं, बड़े-बड़े धन पशु जो होते हैं, वो पैसे देते हैं। और कहीं न कहीं बाद में ऐसा आरोप लगाया जाता है वहाँ के मीडिया जगत में और वहाँ के राजनीतिक विश्लेषक के द्वारा कि जो पॉलिसीज़ जो बनती हैं अमेरिका में, वो कहीं न कहीं कॉर्पोरेट के इन्फ्लुएंस में बनती हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में आम तौर पर ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि कोई गन खरीद करके चला गया, ओपन गन कल्चर है वहाँ पर, स्कूल गया, कॉलेज गया, चर्च गया, फायरिंग किया, कई लोग मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं। फिर भी ये जो ओपन गन पॉलिसी है, इस पर प्रतिबंध वहाँ की सरकार नहीं लगाती है, क्योंकि गन लॉबी जो है, वो काफ़ी ज़्यादा चंदा देती है चुनावों में। तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा जो चुनाव में चंदा देगा, उसके खिलाफ वहाँ की सरकार कैसे कार्रवाई कर सकती है, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। ऐसे में देश के अंदर में, भारत के अंदर में कॉर्पोरेट फंडिंग चुनावों में ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने के बाद से ही हुआ। ये पहले से भी हो रहा होगा और कई बड़े उद्योगपतियों का दावा है कि कुछ पार्टियां तो उनके जेब में ही रहती हैं, ऐसा दावा है, ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट्स पहले भी आ चुके हैं। और ऐसी अगर ऐसा हालात है तो क्या देश में जो सरकार नीतियाँ बनाती हैं, जो पॉलिसीज़ बनाती हैं, क्या उनके उनके हितों को ध्यान में रख कर के बनाती हैं? ये भी लोगों के ज़हन में ये सवाल उठ सकता है। तो क्यों नहीं लोगों के द्वारा दिए गए पैसे से ही पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो राजनेता हैं वो चुनाव लड़ें? क्या ये बड़े स्तर पर संभव हो सकता है जो सीपीआई-एमएल छोटे स्तर पर कर रहा है? क्या बड़ी पार्टियाँ इसको बड़े स्तर पर देशव्यापी रूप में कर सकता है?
हमें लगता है कि इसे विचार करना चाहिए और कहीं न कहीं ये संभव हो भी सकता है।